Yes, good afternoon everyone. Sorry for the delay. It was technical issue. I am Dr. Khyati Patel, consultant dermatologist and cosmetologist at Angel Skin Hair Laser Clinic, New Rani, Ahmedabad. Yes. So आज के सबका इंटरेस्ट का टॉपिक है हेयर फॉल और इट्स कॉजेस एंड उसकी हम इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 10 में से 5 से 6 लोगों की यही कंप्लेन होती है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। कुछ लोगों के बाल बहुत घने काले लंबे रहते हैं, कुछ लोगों के बाल बहुत फ्रीजी ड्राई पतले और इजीली ब्रेकेबल रहते हैं। तो इसके कारण क्या है, किसमें ये ज्यादा होता है, क्यों होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें आज मैं बताने वाली हूँ। इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बाल क्या है, बाल किससे बनते हैं, बाल की ग्रॉसली देखा जाए तो बालों का स्ट्रक्चर क्या है। शुरू में थोड़ा 5-7 मिनट ये वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर ये आप समझेंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो जानना बहुत इजी हो जाएगा। बाल की रचना को हम लोग 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हेड शाफ्ट, दूसरा है बल्ब एरिया, तीसरा है डर्मल पेपिलाई और फोर्थ है स्टेम सेल्स। फर्स्ट होता है हेड शाफ्ट। हेड शाफ्ट मतलब ये जो बाल दिख रहे हैं, ब्लैक हेड स्ट्रैंड जिसे हम बोलते हैं, जो स्कैल्प के ऊपर का एरिया है। ये एक डेड एरिया है, मतलब इसमें सेल्स है वो लाइव नहीं है। मतलब हम जो बाल कट करते हैं, टाइटली टाई करते हैं या फिर कोम करते हैं, हमें पेन नहीं होता है। तो ये बालों का डेड एरिया है जिसे हम हेड शाफ्ट कहते हैं। दूसरा है बल्ज एरिया, मतलब मेन एरिया जो जहां पे बालों का रेप्लिकेशन होता है, वो एक लाइव एरिया है। जैसे बालों का रेप्लिकेशन होता रहता है, बालों की जो सेल्स है वो हेयर शाफ्ट की तरफ बढ़ती रहती है और बालों का ग्रोथ होता रहता है। तीसरा है डर्मल पेपिलाई, मतलब सेल बल्ज एरिया के ऊपर का कवरिंग, जहां पे मैक्सिमम ब्लड वेसल्स रहती है। ये ब्लड वेसल के थ्रू बालों के सेलों को न्यूट्रिशन पहुंचता है और उनका ग्रोथ अच्छे से होता है, बालों में सर्कुलेशन ज्यादा होता है अच्छे से। चौथा है स्टेम सेल्स, जो एक मेन एरिया है। ये है बालों की क्रॉस एनाटॉमी। अभी बालों की हेयर का स्ट्रक्चर या हेयर ग्रोथ साइकिल समझना जरूरी है। जैसे मैं कंपेयर आपको एक इजी एग्जांपल दूं तो अगर बालों को एक घने पेड़ से कंपेयर किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि वसंत ऋतु में पेड़ में कैसे एक साथ सब पत्तियां आ जाती है और जब पानखर ऋतु आती है तब एक सब पत्तियां एक साथ चली जाती है। ये हर साल रिपीट होता है। तो मतलब ये जैसे पेड़ की एक साइकिल है, वैसे बालों की भी एक हेयर ग्रोथ साइकिल रहती है, जिसके मेन 3 फेज है। एक फेज होता है एनाजन फेज, यानी कि ग्रोइंग फेज। ये फेज की जो लंबाई होती है वो 2 साल से लेके 6 साल या 8 साल तक की रहती है। जिसमें ये फेज की लंबाई ज्यादा, उनकी बालों की लेंथ ज्यादा रहती है। जिनके ये फेज की लंबाई कम हो जाती है, उनके बालों की लेंथ की लंबाई नहीं बढ़ पाती, चाहे वो कुछ भी करे। मतलब कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ हेयर रेमेडीज यूज कर ली, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के हेयर ऑयल यूज किए, लेकिन मेरी बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है। लेकिन एक्चुअली बालों की लंबाई है ये फेज के ऊपर आधारित रहती है। ज्यादातर हमारी जो बालों की लंबाई होती है वो 0.25 सेंटीमीटर टू 0.5 सेंटीमीटर महीने में इतनी ही बढ़ती है। अगर आप पूरे साल में आप एक भी बार हेयर नहीं कट करते हो तो आपकी बालों की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ती है। दूसरा फेज है ट्रांजिशन फेज, यानी कि रेस्टिंग फेज। जब ग्रोइंग फेज, एनाजन फेज खत्म हो जाता है, तब बाल फॉलिंग फेज में जाने से पहले एक ट्रांजिशन फेज में रहता है। ये ट्रांजिशन फेज का ड्यूरेशन होता है 2 हफ्ते का, 2 वीक का। ये टाइम में बाल ना ग्रो करते हैं ना बाल झड़ते हैं, तो जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। थर्ड फेज है फॉलिंग फेज। जब ये बाल का मेन रूट होता है, जब नीचे से बाल आते हैं, तब जो रेस्टिंग वाले बाल है वो चले जाते हैं, नेचुरली शेड हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं फॉलिंग फेज। हेयर फॉल नेचुरली सब में होता है, ये फिजियोलॉजिकल है। पर डे 50 टू 80 टू 100 हेयर फॉल होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके बाल ज्यादा 100 से ज्यादा जाते हैं तो वो एबनॉर्मल माना जाता है, जिसकी बहुत सारी कंडीशन है।
आपके स्कैल्प में जितने भी बाल है उसमें 85 टू 87% जो हेयर है वो ग्रोइंग फेज में है, यानी कि एनाजिन फेज में है, और 10 से 12% जो हेयर है वो फॉलिंग फेज में है। और नेचुरल हेयर फॉल के लिए ये दोनों फेज का बैलेंस, दोनों फेज का संतुलन होना जरूरी है। जैसे ये संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि आपका जो ग्रोइंग फेज लंबा होना चाहिए वो कम हो जाता है, और जो फॉलिंग फेज छोटा होता है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बालों हेयर फॉल होना मैक्सिमम हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये हेयर फॉल क्यों होता है? अगर सामान्य रीते हम लोग हेयर फॉल की कंडीशन को देखें तो दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पैटर्न हेयर लॉस, यानी कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, और एक दूसरा होता है टीलोजन एफ्लुअम। ये दोनों कंडीशन मेल में भी देखने को मिलती है, फीमेल्स में भी देखने को मिलती है। दोनों कंडीशन के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव आपके हेयर फॉल ग्रोइंग फेज में से अगर फॉलिंग फेज में चले जाते हैं तो वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। मतलब सालों साल बाद आपको लगने लगता है कि नहीं, अभी धीरे धीरे मेरे बाल कम हो रहे हैं, हेयर की थिकनेस कम हो रही है, मेरा स्कैल्प दिखने लगा है, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, तभी भी मेरे स्कैल्प में बाल कम दिख रहे हैं, तो वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अगर आपको महीने 2 महीने में आपको ग्रॉसली विजिबली दिखे थे कि नहीं, पहले मेरे बाल झड़ते थे वो 80-90 की स्ट्रेंथ में थे, लेकिन अभी 200-500 से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, जो एकदम फास्ट पीरियड में जो अगर हेयर फॉल होता है तो वो किया जाता है टीलोजन एफ्लुअम कंडीशन में। ये दो कंडीशन बहुत कॉमन है। हम लोग देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या है। टीलोजन एफ्लुअम मतलब जो सडन हेयर फॉल चालू हो जाता है, उसका मेन एक कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कोई भी स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आना, या फिर मेजर घर में कोई इश्यू होना, जैसे कि कोई नजदीकी पर्सन की डेथ होना, या फिर कोई लंबी बीमारी आना, जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, जैसे सबको कोविड होता है, कोविड होने के बाद हेयर फॉल होते हैं। ऐसी मेजर बीमारी जैसे कि चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, या फिर कोई सर्जरी होना, एक्सीडेंट होना, मेजर हॉस्पिटलाइजेशन होना, प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होना। प्रेगनेंसी में ज्यादातर जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ये जो एस्ट्रोजन है आपके हेयर ग्रोथ या फेज को, एनाजन फेज को बढ़ाता है, लेकिन जैसे डिलीवरी के बाद ये एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे आपका हेयर फॉल चालू हो जाता है। कुछ मेडिसिन लेने के बाद, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी डिप्रेसिव ड्रग, बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद करने के बाद, कुछ रेटिनॉइड्स जैसी मेडिकेशंस लेने से भी हेयर फॉल रहते हैं। दूसरा एक मेन रीजन है कि आपका पीरियड साइकिल। फीमेल्स में, ज्यादातर फीमेल में कितना ब्लीडिंग होता है। अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग होता है जिसकी वजह से आपका आयरन लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटिक पेशेंट है उसमें हेयर फॉल रहते हैं। तो ये सब कॉजेज है टीलोजन एफ्लुअम के। टीलोजन एफ्लुअम एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज होने की वजह से, कोई मेजर इंसिडेंट होने की वजह से अगर सडन हेयर फॉल होते हैं, मतलब आपके जो ग्रोइंग फेज वाले हेयर है वो अचानक से फॉलिंग फेज में चले जाते हैं, उनका प्री मैच्योर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम टीलोजन एफ्लुअम बोलते हैं। ये फिजियोलॉजिकल फेज है, ज्यादातर 3 से 4 महीना, मैक्सिमम 5 महीने तक अपने आप कवर हो जाता है अगर आप प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल डाइट मेंटेन करो तो। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता हो। अगर आपके स्कैल्प में बाल नए बाल से रिप्लेस नहीं होते हो, बाल की जो थिकनेस है वो काफी कम हो जाती है, या फिर बाल स्कैल्प दिखने लगता है, तो वो एक अलार्मिंग साइन है कि आपको नजदीक के आपके हेयर स्पेशलिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जब भी ऐसी कोई कंप्लेन लेके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो प्रॉपर उसकी हिस्ट्री निकालना जरूरी है कि उसको ऐसा क्या हुआ है, उसकी लाइफ में क्या मेजर इश्यू है, कोई हेल्थ इश्यू है, कोई मेजर मेडिकेशंस चल रही है, उनके प्रॉपर रिपोर्ट्स करवाने जरूरी है, जैसे कि उनका B12 लेवल, विटामिन D लेवल, आयरन लेवल कैसा है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, उनके थायराइड स्टेटस, उनका शुगर लेवल यानी वो डायबिटिक है कि नहीं, वो चेक करवाना जरूरी है। फीमेल उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर लेनी जरूरी है कि वो कितना ब्लीड करते हैं, उनको ज्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, उनमें आयरन लेवल, फेरिटिन लेवल कितना है वो चेक करना जरूरी है।
उनका प्रॉपर हेयर केयर रूटीन वो जानना बहुत जरूरी रहता है। हेयर केयर रूटीन में ज्यादातर फीमेल डेली बेसिस पे ब्लो ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर्स या फिर कर्लिंग रोड्स, हैवी हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज करती है, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करती है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो हेयर का प्रोटीन होता है वो चला जाता है, जिसकी वजह से हेयर रूट बहुत वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। आजकल पार्लर में बहुत कॉमन प्रोसीजर्स चल रही है, जैसे केराटिन ट्रीटमेंट, स्पा ट्रीटमेंट, जिसमें इतना हीट और केमिकल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से भी बालों की जड़ें हैं वो वीक होना चालू हो जाती है। तो अगर ऐसी समस्या आपको सता रही है तो आपको बेसिक क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि आपको आपके हेयर के साथ बहुत नरमाई से बरतना चाहिए। ज्यादा आपके हेयर को टाइटली टाई नहीं करना है। सोते टाइम भी आपको बालों को ज्यादा टाइटली बांधना नहीं है। विग्रसली कोम्ब नहीं करना है। विग्रसली हेयर वॉश नहीं करना है। ये एक मिथ है कि मैं अगर बाल धोऊंगी तो मेरे बाल बहुत ज्यादा और झड़ने चालू हो जाएंगे, तो वो भी एक गलत चीज है। आपको हेयर फॉल है तो भी आपको वीक में मिनिमम 2 से 3 बार जेंटल माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। आपको अच्छे से डेली सप्लीमेंट लेनी चाहिए, जिसमें बायोटीन, जिंक, कैल्शियम पेंटोथेनेट, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे इंग्रेडिएंट हो। प्लस कुछ मेडिकल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से आप टिलोजन एफ्लुअम को कम से कम ड्यूरेशन में कर सकते हो, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, कैपेक्सिल, प्रो कैपेक्सिल कंटेनिंग लोशंस। मिनॉक्सिडिल जो मेल में 5 to 10% की मात्रा में दिया जाता है और फीमेल्स में 2 to 5% की मात्रा में दिया जाता है। मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद कुछ लोगों को आफ्टर 25 to 30 डेज हेयर फॉल ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो जैसे जैसे आप यूज टू होते जाओगे वो हेयर फॉल कम होता जाता है। मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद कुछ कंप्लेंट्स भी रहती है, जैसे कि स्कैल्प में इरिटेशन होना, इचिंग होना, खुजली आना, रैश होना, तो वो मिनॉक्सिडिल की वजह से नहीं होता है। वो मिनॉक्सिडिल में रहने वाले बेस प्रोपिलीन ग्लाइकोल की वजह से होता है। अगर ऐसा इश्यू रहता है तो आप मिनॉक्सिडिल की फोम प्रिपरेशन यूज करके ये जो साइड इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल के बाद फीमेल्स में फेशियल हेयर भी बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक रिवर्सिबल साइन है। मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद 2 से 3 महीने के बाद वो अपने आप चले जाते हैं। वो नहीं हो, वो प्रिवेंट करने के लिए आप मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले हेयर बैंड का यूज कर सकते हो, ताकि वो मिनॉक्सिडिल आपके फेस पे ड्रिप नहीं हो, या फिर मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद आप प्रॉपरली फेस को मॉप या क्लीन कर सकते हो। ये हमने डिस्कस किया टिलोजन एफ्लुअम का। अभी सेकंड जो मेजर कॉज है हेयर फॉल का वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी कि पैटर्न हेयर लॉस। पैटर्न हेयर लॉस मतलब कुछ पैटर्न में हेयर जाना। आपने देखा होगा मेल्स में यहाँ से जाते, यहाँ से हेयर बाल चले जाते, तो एक पैटर्न में हेयर लॉस जाते हैं, जिसके मेन 2 रीजन है। एक होता है जीनेटिक, मतलब आपके हेरिडिटरी, आपके फादर मदर भाई बहन को किसी को है और आपको आने की चांसेस रहते हैं। और एक दूसरा होता है हार्मोनल, जिसमें मेन हार्मोन होता है DHT, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन अगर फीमेल में बढ़ जाता है या फिर मेल में ये हार्मोन के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। सेकेंड कॉज है इस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाना, जैसे कि मेनोपोजल वुमन पोस्ट मेनोपोज के बाद जब इस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया देखने को मिल सकता है। फीमेल और मेल में अगर हम लोग कैटेगराइज करने जाए तो फीमेल में ज्यादातर उनकी हेयरलाइन पेटेंट रहती है, लेकिन जो पीछे का हिस्सा है, जो इसको हम फ्रंटोपैराइटल एरिया बोलते हैं, वहां पे हेयर बहुत थिन हो जाते हैं। उनका स्कैल्प एरिया दिखने लगता है, उनका जो सैथा का एरिया है वो चौड़ा होने लगता है, और ये डिफ्यूज हेयर फॉल भी इनको हो सकते हैं। मेल में जो उनकी हेयरलाइन है वो पीछे हो जाती है, मतलब जो उनका फोरहेड का एरिया है वो चौड़ा होने लगता है, साथ में इनके साइड के एरिया से भी बाल चले जाने लगते हैं, लेकिन जो पीछे के भाग के बाल है वो पेटेंट रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। ये जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है उसके 1 से लेके 8 तक के ग्रेडिंग है। अगर ये समस्या से हेयर फॉल हो रहे हैं तो पहले कैटेगराइज करना जरूरी है कि आप कौन से ग्रेड में आते हो, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है।
सपोज आप 1 से 3 ग्रेड के बीच में हो तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि ओरल खाने वाली और लगाने वाली दवाई। लगाने वाली दवाई में जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मिनॉक्सिडिल है, कैपेक्सिल या फिर प्रो कैपेक्सिल कंटेनिंग लोशंस है, या कुछ एंटी डेंड्रफ शैम्पू है जैसे कि कीटाकोनाजोल। कीटाकोनाजोल है वो आपका सरफेस जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसकी मात्रा को कम करता है, ये दिया जाता है। ओरल ट्रीटमेंट में हेयर सप्लीमेंट जैसे कि बायोटीन, जिंक, कैल्शियम पेंटोथेनेट, फॉलिक एसिड, या फिर कुछ डीएचटी ब्लॉकर्स जैसे कि ड्यूटास्टेराइड, फिनास्टेराइड, कुछ एंटी एंड्रोजन, स्पाइरोनोलेक्टिन जैसी दवाई दी जाती है। अगर आप 4 से 6 के ग्रेड के बीच में आते हो तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट इतना काम नहीं करती है, साथ में कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स भी एडवाइस की जाती है जैसे कि मेसोथेरेपी, पीआरपी थेरेपी एंड स्टेम सेल्स थेरेपी। पीआरपी थेरेपी एक अभी जो बहुत लेटेस्ट सेफ टेक्नोलॉजी है, मेडिकल अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है। इसका फुल नेम है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने ब्लड में एक प्लेटलेट नाम के कण रहते हैं, हम इसमें 20 से 25 ml जितना आपका ब्लड लेते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवाने के लिए सैंपल देते हैं, वैसे ही ब्लड देना होता है। उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो प्लेटलेट कंटेनिंग प्लाज्मा पोर्शन है उसको सेपरेट करते हैं, जो येलो गोल्डन कलर का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। ये प्लेटलेट्स में मैक्सिमम अमाउंट में ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स का मतलब है आपके हेयर रूट के वहां पे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, वहां पे न्यूट्रिएंट सप्लाई ज्यादा पहुंचाएगा, और जिसकी वजह से आपका जो ग्रोइंग फेज है या फिर एनाजन फेज है वो बढ़ जाएगा और हेयर ग्रोथ अच्छा होगा। ज्यादातर 6 से 8 सिटिंग एडवाइस किया जाता है 1 से 1.5 महीने या 4 to 6 वीक के इंटरवल पे। साथ में कुछ मेडिकल जो आपका ओरल और लगाने वाला और खाने वाली जो मेडिसिन है, लगाने वाली जो दवाई है वो भी चालू रखनी पड़ती है। याद रखना कि पीआरपी है वो एक एडजुवेंट ट्रीटमेंट है ना, वो सिर्फ एक सिंपल ट्रीटमेंट है। अगर आप बेसिक ट्रीटमेंट करते हो तो उसको पोटेंशिएट करने के लिए, उसको ज्यादा बढ़ावा देने के लिए पीआरपी ट्रीटमेंट की जाती है। पीआरपी ट्रीटमेंट उसी एरिया में एडवाइजेबल है जहां पे आपके हेयर रूट्स है, जहां पे हेयर प्रेजेंट है। जहां पे हेयर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आपके फोरहेड की स्किन अगर आपके स्कैल्प की स्किन के साथ मैच हो जाती है तो वहां पे पीआरपी ट्रीटमेंट एडवाइजेबल नहीं होता है। वहां पे अगर हेयर रूट ही नहीं है तो हम हेयर वहां लाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती। तो वहां पे कुछ ऐसी सर्जरीज जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट की एडवाइस किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट करने से, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ट्रीट करने से पहले वो जानना जरूरी है कि आप एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के कौन से ग्रेडिंग में रहते हैं। ये जो हमने ये डिस्कस किया मैंने, 2 मेजर कॉज थे जो हेयर फॉल के। अभी अगर आपके बाल आपको हेल्दी शाइनी रखने हैं तो आप क्या क्या चीज आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। पहली बात यह है कि आपको प्रॉपरली सप्लीमेंट्स लेना है जिसमें बायोटीन, आयरन, B12, विटामिन डी। आपको रेगुलरली प्रॉपर ब्लड चेकअप करवाना है। जैसे हम लोग स्किन की कैटेगरी को डिवाइड करते हैं, जैसे आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, वैसे हेयर को भी एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग 4 कैटेगरी में। आपके स्ट्रेट हेयर है, कर्ली है, वेवी हेयर है कि कॉइली हेयर है। स्ट्रेट हेयर होते हैं जिसका वॉल्यूम हेयर का इतना नहीं रहता है, लेकिन वो फ्लैट हेयर है और उनके स्कैल्प ज्यादा ऑयली रहते हैं। तो उन लोगों को प्रॉपरली वीक में एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे या फिर वीक में 2 से 3 बार वॉश करना जरूरी है। जिसके कर्ली, ड्राई, फ्रीजी हेयर है उनको पीएच बैलेंस नरिशिंग शैम्पू से जेंटल, माइल्ड एंड सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश करना है। वॉश करने से पहले ऑयलिंग करना नहीं भूलना है। आप मार्केट में ऑयल खरीदने जाओ तो उस पे लेबल देखना जरूरी है कि वो ऑयल में आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, विटामिन ई या कोकोनट ऑयल होना चाहिए। उसको हल्का सा गर्म करके आप ओवरनाइट लगा सकते हो। 5-10 मिनट हल्के से मसाज करना है, ना कि विग्रसली मसाज करना है। 5-10 मिनट मसाज करके उसको ओवरनाइट रख सकते हो या फिर वॉश करने के 2 से 3 घंटे पहले लगा के उसको वॉश कर सकते हो।
कुछ लोग वॉश करने के बाद ऑयल लगाते हैं, फिर उसको 4 से 5 दिन तक रखते हैं। नहीं, ये गलत चीज है। ऑयल ज्यादा रखने से उसमें फंगल इन्फेक्शन जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर डैंड्रफ होने के चांस रहते हैं। फिर वो आपके हेयर को और ज्यादा वीक करके हेयर फॉल को बढ़ावा देते हैं। तो हेयर ऑयल वीक में 2 बार जरूर लगाना है, लेकिन वॉश करने से पहले लगाना है। अगर आप में डैंड्रफ ज्यादा रहता है तो हेयर ऑयल आप स्किप कर सकते हो। शैम्पू आपको पानी जो नहाने हेयर वॉश करने का पानी है वो ल्यूक वार्म या फिर ठंडा होना चाहिए। गर्म पानी से वॉश नहीं करना है, क्योंकि वो आपके हेयर का मॉइस्चर ले लेगा और आपके हेयर को और ड्राई और फ्रीजी बना देगा। शैम्पू का आपके बालों के साथ का कांटेक्ट पीरियड मिनिमम 30 सेकेंड से 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शैम्पू आपका माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए और आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग शैम्पू करना है। एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना जरूरी है। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना नहीं भूलना है। कंडीशनर आपके हेयर के मॉइस्चर को लॉक यानी कि सील कर देता है, जिससे आपके हेयर ज्यादा ड्राई नहीं रहेंगे और इजीली ब्रेक नहीं होंगे। शैम्पू और कंडीशनर है वो आपके स्कैल्प के लिए नहीं बनाया गया है। शैम्पू कंडीशनर आपके हेयर रूट्स हेयर लेंथ के लिए है। सो कंडीशनर ऑलवेज स्कैल्प से 2 इंच की दूरी पे ही करना है, वो स्कैल्प में नहीं करना है। स्कैल्प में करोगे तो इसकी वजह से डैंड्रफ या फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जो डेली हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो जो डेली हेयर स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग है या फिर कर्लिंग रोड्स है यूज करते हैं, वो यूज करने से पहले आप हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे का यूज जरूर से कीजिए। हेयर ट्रिमिंग करवाना जरूरी है। एटलीस्ट 4 से 5 महीने में 1 बार हेयर ट्रिमिंग करवाना बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना जरूरी है। स्लीप आपकी दिन में एटलीस्ट 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है डे टू प्रॉपरली। आपका ब्लड रिपोर्ट्स रेगुलरली चेक करवाना जरूरी है। आपका हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, विटामिन D एंड सीरम फेरिटिन यानी कि आयरन लेवल चेक करवाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेल्दी हेयर रखने के लिए। तो हेयर के लिए ज्यादातर प्रोटीन, आयरन और बायोटिन बहुत जरूरी है। प्रोटीन वेजिटेरियन लोगों में जो हर एक तरह की दाल है, स्प्राउट्स, पनीर, टोफू, सोया, उसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। नॉन वेजिटेरियन है जिसमें से एग, मीट, चिकन, फिश। आयरन हीमोग्लोबिन इट्स नॉट द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। मतलब हीमोग्लोबिन से आप पता नहीं कर सकते हो कि आपकी आयरन लेवल कितनी है। आयरन लेवल जानने के लिए आपको सीरम फेरिटिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपका सीरम फेरिटिन लेवल 40 से नीचे जाता है, मतलब आपके हेयर रूट सेंसिटिव हो जाते हैं उसके प्रति और आपको हेयर फॉल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपका सीरम फेरिटिन लेवल 40-50 से ऊपर है तो आपको हेयर को प्रॉपरली अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है। ज्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्लैक जैगरी, फिग यानी कि अंजीर, डेट्स, उसमें लेग्यूम्स में ज्यादा आयरन मिलता है। नॉन वेजिटेरियन में फिश, मीट में से आयरन ज्यादा अमाउंट में मिलता है। बायोटिन है वो जो हेयर का प्रोटीन है जिसे हम केराटिन बोलते हैं, उसके सिंथेसिस के लिए बायोटिन बहुत जरूरी है, जो वॉलनट, लेग्यूम्स से, एग यॉक से, अनपॉलिश राइस से ज्यादा मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड विटामिन D की सप्लीमेंट लेना नहीं भूलना है प्रॉपरली। एक बहुत इंपॉर्टेंट वो भी हेयर के लिए जरूरी है पानी। आपका हेयर वॉश करने का पानी, उसमें क्षार की मात्रा कितनी है, TDS कितनी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, पानी चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। तो आपको आपके टैप वाटर की TDS मेजर करना जरूरी है। अगर वो 400-500 से ज्यादा TDS है तो आप वाटर फिल्टर लगा सकते हो। वो इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है वाटर फिल्टर, या फिर आप अपना RO वाटर यूज कर सकते हो हेयर वॉश करने के लिए। और अभी सबको प्रॉब्लम है डैंड्रफ की। विंटर सीजन है, वो डैंड्रफ की सीजन है। डैंड्रफ क्यों होता है? ज्यादातर अपने स्कैल्प में एक हर एक बाल के नीचे ऑयल प्रोड्यूस करने वाली एक ग्लैंड्स रहती है जिसको हम सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, जिससे ऑयल सिक्रेट होता है। कुछ लोगों में ऑयल नॉर्मल अमाउंट में सिक्रेट होता है, कुछ लोगों में ऑयल ये ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है। ये ज्यादा ऑयली स्कैल्प की वजह से या फिर ऑयल ज्यादा टाइम रखने की वजह से स्वेटिंग, पसीना, डस्ट, डर्ट सब इकट्ठा होके उसमें फिर मलेजियस या फरफर नाम
नाम का एक फंगस है वो उसमें ग्रो करता है और डैंड्रफ करवाता है, और छोटी छोटी व्हाइट कलर की फ्लैक्स आती है। उसको ट्रीट नहीं करोगे तो फिर हेयर इसमें इचिंग होना, छोटी फुंसियां आना, बाल झड़ना, ये सब बहुत कॉमन इश्यू है। अगर आपको माइनर ग्रेड का डैंड्रफ है तो आप बाजार से मिलने वाले जो नॉर्मल एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जिसमें कीटोकोनाजोल, जिंक पायरेथियोन या फिर सैलिसिलिक एसिड है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा डैंड्रफ है तो ओरल मेडिकेशंस भी चालू करनी पड़ती है। डैंड्रफ की ट्रीटमेंट है वो मिनिमम 4 to 6 वीक तक प्रॉपर लेनी पड़ती है डैंड्रफ को प्रॉपरली इराडिकेट करने के लिए, और मेंटेनेंस भी रखना पड़ता है। तो ये हेल्दी हेयर रखने के लिए आप इतनी चीज अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे, अगर फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसको इग्नोर मत करिए। ये ज्यादा जल्दी थीन हो जाए और हेयर ज्यादा गिर जाए उससे पहले आप अपने हेयर स्पेशलिस्ट को जरूर से कंसल्ट करें। वो क्या कारण है, कैसे ग्रेड का हेयर फॉल एलोपेशिया है, वो देख के प्रॉपरली ट्रीटमेंट बता पाएंगे। मेरे ये वीडियो से आपको काफी मनचाही इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देने के लिए ट्राई करूंगी। यस, पूछा है कि क्या मैम पीआरपी सेफ है? यस, पीआरपी इज एब्सोल्युटली सेफ। पीआरपी आपके ब्लड में से ही बनाया गया एक प्लाज्मा पोर्शन है, इसके लिए उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। वो उसमें कोई इरिटेशन नहीं होता है, एलर्जिक कुछ नहीं होती है, और वो प्लेटलेट्स यानी कि ग्रोथ फैक्टर से भरा हुआ एक लिक्विड है जो आपके बालों में इंजेक्शन की मदद से या फिर डर्मा रोलर की मदद से इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हेयर न्यूट्रिएंट और हेयर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हेयर ग्रोथ, हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन करता है। बायोटिन क्वेश्चन है, बायोटिन का डोज क्या होना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन योर हेयर फॉल कंडीशन कि बायोटिन आप 5 मिलीग्राम से लेके 10 मिलीग्राम की मात्रा में आप बायोटिन ले सकते हो। फेरिटिन, सीरम फेरिटिन क्या होता है? सीरम फेरिटिन एक आयरन का इंडिकेटर है। आयरन लेवल मेजर करने के लिए एक जो टेस्ट आता है जिसको सीरम फेरिटिन बोलते हैं, वो आप नॉर्मल जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं वैसे टेस्ट करवाना होता है। अगर आपका ये लेवल 40 से नीचे है, मतलब आपको अगर हेयरफॉल है, अगर वो 40 से नीचे आता है तो आपको प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट लेनी चाहिए, और थोड़ा डाइट में भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। डैंड्रफ के लिए कौन सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू अच्छा रहेगा? जो अभी बहुत इजीली जो ओटीसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, जैसे कि डैन क्लियर शैम्पू, डैंडल प्लस शैम्पू, कीटोज शैम्पू जिसमें कीटोकोनाजोल और जिंक पायरेथियोन रहता है, वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत अच्छे हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आपको कैसे यूज करना है, वो डायरेक्टली आपको स्कैल्प में नहीं अप्लाई करना है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आप अपने नॉर्मल शैम्पू के साथ मिक्स करके पानी से डाइल्यूट करके 2-3 मिनट मसाज करके फिर उसको वॉश कर सकते हो। एटलीस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू का कांटेक्ट पीरियड आपके स्कैल्प के साथ 2 से 3 मिनट का होना चाहिए, तब जाके वो उसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो कर पाएगा। कविता, मिस कविता ने पूछा है पीआरपी पेनफुल है, इंजेक्टर स्कैल्प रूप में होता है? नहीं, पीआरपी पेनफुल नहीं है। जो पीआरपी हम इंजेक्ट करते हैं वो इंसुलिन सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं, उसकी जो डायमीटर है बहुत छोटा रहता है, सो थोड़ा बहुत लिटिल प्रिकिंग पेन आपको हो सकता है। इससे ज्यादा पोस्ट प्रोसीजर कोई पेन नहीं होता है, पोस्ट प्रोसीजर हेडेक कोई नहीं होता है, आपके स्कैल्प में कोई डैमेज नहीं होता है, क्योंकि वो हेयर रूट के नीचे पहुंच ही नहीं पाता है। उसकी लेंथ इतनी आपके बॉल पेन के पॉइंट के जितनी रहती है, सो उसमें कोई इतना पेन नहीं होता। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। एक क्वेश्चन है कि क्या मैडम मिनोक्सिडिल लगाने के बाद हेयरफॉल बंद करने के बाद हेयरफॉल वापस होता है? आप कौन से कंडीशन के लिए मिनोक्सिडिल यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए मिनोक्सिडिल यूज करते हो, मिनोक्सिडिल के बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में।
मिनॉक्सिडिल यूज अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो हम लोग आपके हेयर रूट के लेवल से जो कंडीशन है वो ट्रीट करते हैं, लेकिन जो आपका हार्मोन स्टेटस है, आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं कर पाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन के बाद मेंटेनेंस ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर कोई मेंटेनेंस ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो मिनॉक्सिडिल बंद करने की वजह से हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह से हेयर फॉल होते हैं। सो मिनॉक्सिडिल एक साइड इफेक्ट नहीं, मिनॉक्सिडिल की वजह से नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली कोई मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चालू नहीं रखते हो जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। और मेरा कांटेक्ट नंबर पे भी आप व्हाट्सएप भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, 9099040705। थैंक यू।